Hello, dear students. Good morning, everyone. I hope you all are fine at your place. तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना शुरू किए थे। जो टेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे आता था और आता है और किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे, इस बातों को हम लोग लेटेस्ट क्लास में देखे हैं। पहले हम लोग टेंस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़े, उसके बाद अब हम टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने उसका भी बात कर लिया था और एक 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लिए थे। तो आपको वहाँ पे भी ये बात बता दिए थे कि 2011 से लेकर के 2017 तक आपको मात्र तीन तीन क्वेश्चन है टेंस का। उसके बाद से जब ऑब्जेक्टिव की संख्या 50% और बढ़ गई है, यानी 50 प्रश्न के लिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो तब से आपको टेंस का भी संख्या बढ़ा हुआ है। पहले मात्र तीन तीन करके ही था। तो हम लोग 2011 का वो तीन प्रश्न देख लिए थे। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को अभी भी आज के क्लास में भी पहले एक बार उस बात का चर्चा कर देते हैं कि यदि हमको टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग बात लिखे थे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि अगर कैसा हेल्पिंग वर्ब है तो किस प्रकार के मेन वर्ब का प्रयोग होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है तो कौन से मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखे थे कि यदि हेल्पिंग वर्ब डू हो या डज हो या डिड हो या शैल हो या विल हो तो आप V1 का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और वो पहले की क्लास को नहीं देखे होंगे तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना ज़रूरी होता है, लेकिन आप एक बार पीछे की क्लास को भी देख लेंगे तो आपको इस क्लास में और भी अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा नंबर में हम लोग लिखे थे कि यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम साथ में वाज या वेयर या शैल बी या विल बी होता है तो हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर में हमने आपको बताया था कि यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब आपको हैज या हैव या हैड या शैल हैव या विल हैव होता है तो हम लोग मेन वर्ब V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था चौथा नंबर पे कि यदि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन या शैल हैव बीन या विल हैव बीन हो तो भी हम लोग मेन वर्ब V4 का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, और इस फॉर्मूला को एक तो ये हो सकता है कि आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, परंतु ये चीज़ हम कहाँ से लिखें और कैसे लिखें इस बात का जानकारी हमने पिछले क्लास में बताया है। यदि जिस विद्यार्थी को टेंस के 12 स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट रूप से याद है तो आई एम श्योर कि वो इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक बात और भी आज इसमें थोड़ा सा विशेष करने की जरूरत होती है कि आपने देखा कि यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड या शैल या विल होता है तो V1, यानी कि एक V1 लगाने के लिए बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन है। कभी अगर मान लीजिए किसी प्रश्न के ऑप्शन में ये एक से अधिक, जैसे डू भी अवेलेबल हो, डज भी अवेलेबल हो, डिड भी अवेलेबल हो, तो यदि हमको वहाँ पे V1 है प्रश्न में
तो हम और ऑप्शन में हमारे पास डू भी है, डज भी है, तो हम डू लगाएं कि डज लगाएं? क्योंकि बात तो ये है कि अगर V1 है तो आप डू, डज, डिड इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। तो और तीनों चारों अवेलेबल है, तो हम उसमें से कौन सा चुनेंगे? तो इसके लिए भी बात है, इसके लिए भी समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है कि आपको डू या डज जो है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम के हिसाब से आप टेंस को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, प्रेजेंट के लिए पढ़ते हैं। तो डू या डज जो है सो आपको प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, डिड जो है सो आपका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और शैल और विल जो है सो आपका फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको इसमें यह भी ध्यान देना रहता है क्वेश्चन में कि यदि आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आप डू या डज में से किसी का प्रयोग करेंगे। अगर आवश्यकता डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब का है तो इसमें से आप किसी एक हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका प्रश्न प्रेजेंट में है तो आप डू या डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो डिड का करते हैं, इस प्रकार से। और क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता लगता है, क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो पता लगता है आपको कि क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। हालांकि इन चीज़ों के बारे में भी हमने पिछले क्लास में बात कर चुका है, तो थोड़ा सा आज एक बार विस्तार पूर्वक थोड़ा सा और बात कर लें। उसी प्रकार से आपको ये भी पता होगा कि इज, आर, एम आपका प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वेयर आपका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और शैल बी, विल बी आपका फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर में जो यहाँ है हैज या हैव आपका प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, हैड आपका पास्ट के लिए है, और शैल हैव या विल हैव आपका फ्यूचर के लिए है। यहाँ भी हैज बीन या हैव बीन आपको प्रेजेंट के लिए है, हैड बीन आपको पास्ट के लिए है, और शैल हैव बीन या विल हैव बीन ये आपको फ्यूचर के लिए है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ता। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि यदि मान लीजिए हमें और कुछ इस फॉर्मूला के अलावा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ सकता है, मतलब एक प्रोसेस जो आप इस टेंस में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उसको अगर आप सोल्व करने के लिए जाते हैं तो आपको इस फॉर्मूला के अलावा और किस प्रकार के नॉलेज की आवश्यकता है, प्रोसेस क्या होता है सवाल को सोल्व करने का, सवाल में जो हम कुछ भी सोचेंगे वो कैसे सोचेंगे, तो आपको हम बता देते हैं। पहली बातें देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि यानी कि जैसे आप ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमने आपको बताया, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी को अगर इसको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख लेंगे, या वीडियो को रोक करके आप इस बात को लिख लेंगे। आई होप आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं कि क्या है, कैसे था, ये फॉर्मूला समझा दिए। अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर हमको टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, क्या सोचेंगे, प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन को भी सही सही कंप्लीटली सोल्व करने के लिए आपको कुछ बात को ध्यान देना होता है, और क्या बात से बताए थे वहाँ हमने आपको बता दिया। वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन जो है वो कैसा है। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन अगर सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, ये बात आपको पता है। अभी फॉर्मूला के माध्यम से आपने देखा था कि इज, आर, एम या वाज, वेयर ऐसा कुछ होगा तो भी। तो वही वाली बात कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पूछेगा तो मेन वर्ब दिया रहेगा, मेन वर्ब पूछेगा तो हेल्पिंग, ये तमाम बातें हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान देना होता है, अगर इस बात से आपका सॉल्यूशन नहीं मिले तो आपको सेकेंड बात ये ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका तालमेल सही है या नहीं है, या वर्ब कह लीजिए सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है। उसके बाद आपको इस बात पे ध्यान देना होता है,
अगर इससे भी आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आप जब मैं प्रश्न बताना शुरू करूँगा वहाँ आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं। हालांकि जो भी विद्यार्थी अगर आप पिछले क्लास को देखे होंगे तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारी बातों की कि हम क्या कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना होता है कि आपका प्रश्न जो है सो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, आपको ये ध्यान देना रहता है। और इसके अलावा भी ये 3 पॉइंट पे के आधार पे भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं सोल्व हो पाता रहता, इसके अलावा और विशेष दिमाग उसमें लगाना होता है। तो वो सारी बातें भी हम आपको आगे बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा सामने। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आपको ध्यान में रखना है, अभी पीछे जो हमने फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूला के माध्यम से आपने ये देख लिया कि V1 का प्रयोग और V4 का प्रयोग और V3 का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। V2 का चर्चा नहीं हुआ वहाँ पे V5 का चर्चा नहीं हुआ। तो बात आपको ये भी ध्यान में दे देना होगा कि मान लीजिए यदि किसी सेंटेंस में, मैं इस नियम को लिख देता हूं, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब, एमवी का मतलब यहां पे आप समझेंगे मेन वर्ब लगाना हो तो आप V1 या V5 या V2 का प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं तो ये बात समझिए, आप सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पढ़ें और वहां पे क्या पढ़ें कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में आप क्या पढ़ें कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहां से देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि मेन वर्ब लगाना होता है तो या तो V1 लगाते हैं या तो V5 या तो V2। अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो V2 का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट में है तो V1 या V5। और V1 या V5 में से किसका प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये भी बात हमने बता दिया कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V5 का प्रयोग करते हैं और प्लुरल है तो V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे से पूरे क्लास को देखें कंटिन्यू, तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, आई एम श्योर। तो ये बात है कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगाना हो तो आप V1 या V5 या V2 का प्रयोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रेजेंट पास्ट का भी ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट का भी ध्यान देना होता है। तो चलिए इसके अलावा हम लोग अब आते हैं, आप इस नियम को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, आपको आवश्यकता पड़ेगी अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और जब हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात का बात होगा और आपके कॉपी में रहेगा लिखा हुआ उस वक्त, तो आप क्वेश्चन में इस बात को अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने चाहते होंगे कि हम ब्रेन में रखेंगे और उस हिसाब से आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको लिख लेंगे। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 का क्वेश्चन बता दिए थे प्रीवियस ईयर में, और हमने आपसे बताया था कि हम लोग 2011 से लेकर के 2026 में तक जो इंग्लिश का पेपर है उसका सवाल सब देखेंगे टेंस का। तो आज हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो पॉइंट्स है हमारा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टेंस। और इसमें बात कर रहे हैं अभी हम लोग 2012 के लिए, 11 का हमने पिछले क्लास में कर लिया। तो 2012 का पहला क्वेश्चन क्या है कि ही डैश लीव फॉर दिल्ली 2 days एगो। क्वेश्चन है आपका कि ही डैश, ब्रैकेट में है आपके पास लीव फॉर दिल्ली 2 days एगो। पहले वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा आप तब तक सोचिए, और क्या होगा कैसे क्या सोचना है मैंने 2011 का जो क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया तो वहां बता दिए हैं।
कि कैसे सोचना है। तब तक हम इसका 2012 का और भी सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं, आप तब तक उसको सोचिए और समझिए। 2012 का सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन ये है कि इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई डैश स्टे एट होम टुमारो, एट होम टुमारो। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ही डैश हेयर एवरी डे, ही डैश हेयर एवरी डे, ही डैश हेयर एवरी डे। तो आप इस 3 प्रश्न को देखें, समझे और बताइए। आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्या है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन। और पिछले 2011 का क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं, और आप याद आ रहा होगा कि हमने आपको बताया था जो कैसे सोल्व करते हैं प्रश्न को। चलिए अब हम बताते हैं। आई थिंक आपको सोचने का टाइम हमने आपको दे दिया, और आप अब देखिए कि हम सॉल्यूशन क्या देते हैं इसका। देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान में खाली स्थान के बाद ब्रैकेट में लीव लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि लीव जो है मेन वर्ब है। तो लीव जो मेन वर्ब है V1 के रूप में है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये लीव V1 का V1 इसमें भराएगा कि इसका V2 भराएगा कि V3 भराएगा कि क्या भराएगा इसका। तो कैसे सोचना है ये बात हमने आपको बताया था अभी पीछे। पहला बात हम लोग ये ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का बात ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देते हैं। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो ध्यान देते हैं, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सीधा मेन वर्ब का बात है। तो क्या करें, कौन सा मेन वर्ब लगाएं, कैसे लगाएं? तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे बात ये आप देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगाने की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि मेन वर्ब लगाने की बात हो रही है, तो अभी हम लोग बात की या तो V1 लगेगा, या तो V2 लगेगा, या तो V5 लगेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना होता है। तो V1 कब लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर में तो आप V1 नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो गया, V1 नहीं लगेगा। अब V2 कब लगाते हैं? जब आपका क्वेश्चन पास्ट में होता है। तो क्वेश्चन आपका पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, इस बात का पता आप कहाँ से लगाते हैं? तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको इस बात का पता लगता है। तो आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ही डैश लीव फॉर दिल्ली 2 days एगो। तो 2 days एगो मतलब कि 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले यानी कि पास्ट का बात हुआ। तो पता चला कि यहाँ पे हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका V2 लगाना होगा। तो आपको इसका V2 याद होगा तभी आप इस यहाँ पे लगा पाएंगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाएंगे। तो V1, V2, V3 सब भी याद रखना द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लीव का जो V2 में होता है वो होता है आपको लेफ्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पे लेफ्ट भराएगा, और ये 2017 में है। और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए अभी के समय में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके लिए अब चीज़ें थोड़ा सा आसान हो चुका है, क्योंकि आप V1, V2, V3 का तलाश कहीं ना कहीं ऑप्शन में पढ़ने के माध्यम से जो है सो पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, इफ इट रेन्स आई डैश स्टे एट होम टुमारो। तो यहाँ भी स्टे V1 के रूप में है, तो इसका V1 लगाना है कि क्या लगाना है ये बात। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके नज़र पे एक बात पड़ जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि यदि किसी सेंटेंस में 2 भाग हो, यानी कि एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस हो,
तो कैसे पता चलता है? तो देखिए, यदि किसी सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट का प्रयोग है, इट मीन्स सेंटेंस 2 भागों में है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस में एक बार इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है और एक बार आई, तो 2 सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ से क्लियर होता है बात की सेंटेंस 2 भागों में डिवाइडेड है। तो पहला जो भाग है इसका, इफ इट रेन्स, तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट हुआ। कहाँ से? तो ये V5 है यहाँ पे, और ये यदि V5 है तो यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। समझ रहे हैं? वर्ब का टेंस का पता तो हम लोग वर्ब से लगाते हैं, तो V5 लगा हुआ यानी सिंपल प्रेजेंट है। तो यदि किसी सेंटेंस का एक भाग सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा भाग को हम लोग सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताया है। ये सब टेंस के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका है, याद है, नियम रखना पड़ेगा, नियम को याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसको फ्यूचर में जो हम बनाएंगे, तो फ्यूचर में कौन सा? सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में नियम क्या है? स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस V1। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, तो आई के साथ शैल, तो पहले शैल दीजिए। उसके बाद V1, तो V1 यहाँ पे अवेलेबल है, यानी यही आई शैल स्टे, STAY, स्टे टुमारो, स्टे एट होम टुमारो। यहाँ देखिए टुमारो लगा हुआ था, तो एक बात तो यहाँ से भी पता चल रहा था कि फ्यूचर में बनाना है इसको। तो आपको पता चला कि दूसरा नंबर ये बात है। अब हम अगर तीसरा नंबर की बात करेंगे, तो तीसरा नंबर हमारे पास देखिए कि लिखा हुआ है ही डैश कम हेयर एवरी डे। तो ही डैश कम हेयर एवरी डे का मतलब क्या हुआ? एवरी डे लगा हुआ होता है। तो हम क्वेश्चन को किस पे बनाते हैं? तब हम क्वेश्चन को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। हमने पिछले क्लास में भी बात किया। तो एवरी डे का मतलब सिंपल प्रेजेंट में। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिर से वर्ब लगाना है, तो V1 या V2 या V5, तो सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। एवरी डे से पता चल गया। तो V1 या V5 तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे V1 के रूप में कम दिया हो तो इसका V5 बना करके लिखे, तो ही कम्स हेयर एवरी डे। ये आपको 2012 का ये सारा सवाल हुआ, प्रीवियस ईयर का। आई थिंक आप सवाल देख रहे हैं तो समझ भी पा रहे होंगे। अगर आप बात को नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा आप दोबारा उसको देखने का प्रयास करिए, या आपको समझने में क्या समस्या आ रही है, ये बात भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान हम तब कर पाएंगे जो इधर से क्या समस्या हो पा रही है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताएंगे तो ही, अदरवाइज आप नहीं देखेंगे तो आप अपना जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल 2013 का होगा। तो 2013 का सवाल देखिए क्या है और कैसे आया हुआ है। उसमें भी 3 ही सवाल आए होंगे, तो मैं कंटिन्यू सवाल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन तब तक करते रहिएगा जब तक मैं तीनों सवाल लिख रहा हूँ। तो 2013 का पहला सवाल है आपका कि आई ऑफन डैश, आई ऑफन डैश स्पेंड माई होली डे विथ माई पेरेंट्स, माई होली डे विथ माई पेरेंट्स। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2। आप तब तक इसका आंसर सोचते रहेंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन 2 है आपका कि व्हेन ही डैश अराइव,